Hello dear students, myself Navneet Bhandari. I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics. This is video number 3 of topic vector. वेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और लास्ट वीडियो में बच्चों हमने जाना था कि हम दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड कैसे कर सकते हैं। आपको 3 तरीके बताए थे ऐड करने के, ट्रायंगल लॉ वाज देयर एंड देन पैरेललोग्राम एंड देन पॉलीगन लॉ। आज मेरा मोटिव क्या रहेगा, इस वीडियो के थ्रू आपको मैं डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करा सकूँ जो वेक्टर एडिशन जिनमें यूज़ होगा। ठीक है, तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ अपने कमेंट बॉक्स क्वेश्चन से जो पिछली वीडियो में मैंने दिया था आपको। उसमें कुछ ऐसा था सिनेरियो बच्चों कि एक मोटर बोट है जो कि नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो मैं सिनेरियो आपको बता रहा हूँ कि एक मोटर बोट जा रही है नॉर्थ की तरफ, तो दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन। और ये आपको जो वेलोसिटी दे रखी है इट इज़ 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो नॉर्थ में आपको पता लगे कि ठीक है, ये बी वेक्टर लिख देता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ बोट क्या है ऊपर की तरफ। और आपको बोल दिया कि उस रीजन में जो वाटर करंट है वो है 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। अब ना पहले सारी डायरेक्शन ही बना लेते हैं हम, देखो जरा ध्यान से। दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट, दिस इज साउथ। 60 डिग्री आपको बोला है, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो मैं क्या बनाऊंगा ऐसे, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब ये वाला एंगल हो गया बच्चों। दिस इज एंगल 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो इस डायरेक्शन में वाटर जो फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है आपको बोला गया है बच्चों कि रिजल्टेंट क्या होगा इन दोनों का, बोट का रिजल्टेंट, मतलब अगर बोट ऐसे जा रही है, पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा। तो देखो ये दो वेक्टर क्वांटिटीज की टेल आपस में ज्वाइन हो रही है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट एंगल क्या हो सकता है, ये वाला। ये एंगल कितना 90 डिग्री है, 60, ये कितना है 30 डिग्री, ये पूरा 90 हो गया यहाँ से। तो यानी कि 90 + 30, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 120 डिग्री। रिजल्टेंट कैसे आएगा बच्चों आपके पास, कुछ ऐसे जाकर इस तरह से रिजल्टेंट इनके बीच में लाई करेगा ना। रिजल्टेंट निकाला जा सकता है कैसे, देखो आपको मैंने बताया था, अगर आपको वेलोसिटी का रिजल्टेंट निकालना है या दो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट निकालना है, आपको सिंपली क्या करना है, a², ए क्या यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर का स्क्वायर प्लस 2vb vw cos थीटा। राइट, दिस इज बेसिक फॉर्मूला ऑफ वेक्टर एडिशन। चाहे पैरेललोग्राम समझ लो या ट्रायंगल समझ लो, दोनों से हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं और दोनों का फॉर्मूला कॉमन था। अब देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, थीटा इज 120 डिग्री हियर। राइट, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालोगे, vb बोट की कितनी है 25 का स्क्वायर प्लस वाटर की कितनी है 10 का स्क्वायर प्लस vb इंटू vw, 2 इंटू vb कितना आपके पास 25, vw कितना है 10, cos 120 डिग्री को डायरेक्ट लिख रहा हूँ -1/2। ठीक है, cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है -1/2। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना, ये हो जाएगा 625 + 100 प्लस 500 इंटू में -1/2। ठीक है बच्चों, तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, इसको सॉल्व करके आपको जो आंसर मिलेगा बच्चों वो मिल जाएगा 21.8 किलोमीटर पर आवर। दिस विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी। अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन निकालना भी सिंपल है। डायरेक्शन के लिए आपको बताया कि आपने क्या करना है, 10 बीटा है ना। रिजल्टेंट का इसका तो एंगल देखो कितना आ गया, ये वाला बीटा। राइट, तो 10 बीटा का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, इट विल बी व्हाट, a sin थीटा अपॉन में a + b cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर दो, a की वैल्यू मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट कितना है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ बोट है आपके पास, सॉरी a sin थीटा। रिजल्टेंट देखो ना पहले कहाँ पर बन रहा है, हाँ ठीक है। रिजल्टेंट का एक बार मैं फॉर्मूला आपको दोबारा से लिखवा देता हूँ बच्चों, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। हाँ, रिजल्टेंट आपके पास ये था, सॉरी, b sin थीटा अपॉन में a + b cos थीटा। b क्या ले रखा है हमने यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ वाटर, और a क्या ले रखा है, वेलोसिटी ऑफ बोट। राइट, तो यहाँ पर a की जगह आप क्या लोगे, वेलोसिटी ऑफ, सॉरी यहाँ b लगाओगे ना फॉर्मूले में। ठीक है, यहाँ पर आप b की जगह क्या लोगे 10, तो 10 sin 120 डिग्री अपॉन में a की जगह क्या लोगे 25 प्लस b cos थीटा, यानी कि 10 इंटू में cos 120 डिग्री। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन करते रहना। 10 बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास √3/4, यानी कि बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको यहीं पे छोड़ दो, tan इनवर्स
√3/4। अगर चाहो तो आगे सोल्व कर लेना, अदरवाइज इतना भी छोड़ सकते हो। तो ये डायरेक्शन आपको मिल जाएगी कि इतना ये खिसक जाएगा यहाँ पर, मतलब रिजल्टेंट का जो एंगल बन रहा है वीबी के साथ वो कितना बन रहा है, tan इनवर्स √3/4। तो इसको यहाँ तक भी कर सकते हो बच्चों, ठीक है। हालांकि आपसे सिर्फ रिजल्टेंट पूछा था तो यहाँ पर भी आंसर आप खत्म कर सकते थे। तो बच्चों इस तरह से आपने अटेम्प्ट करना था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसके बाद। सो स्टूडेंट्स नाउ लुक एट ब्लैक बोर्ड। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हर कोई स्कूल आपको जनरली पेपर में दे देता है, और ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझते हैं एक बार हम। ऑन अ सर्टेन डे रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब बारिश गिर रही है नीचे की तरफ, और विंड जो रेन की वेलोसिटी है वो आपको दे दी 35 मीटर पर सेकेंड। तो इस सिनेरियो को मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ कि भाई ये जो बारिश है नीचे की तरफ ऐसे, ये डायरेक्शन ले ली हमने, है ना, और ये ले ली हमने क्या, 35 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। और आपको ये बोल दिया कि साथ साथ हवा भी बहने लग गई, और हवा की जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ईस्ट से वेस्ट हम ऐसे बना लेते हैं, लो ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, और ये हवा की डायरेक्शन है, और हवा की जो स्पीड दे रखी है आपको वो दे रखी है 12 मीटर पर सेकेंड। चलो अब एक कॉमन ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं। देखो बारिश गिर रही थी नीचे की तरफ, लेकिन हवा ऐसे फ्लो करने लग गई। कॉमन सेंस ये है ना कि ओवरऑल जो इस रेन का नीचे गिरने का इफेक्ट था, जो रेन पहले यहाँ पर इस पे गिर रही थी, अब वही रेन यहाँ पर भी गिरेगी इस तरह से, क्योंकि रेन अब ऐसे गिरना स्टार्ट कर देगी इस तरह से, है ना। दिस विल बी द नेट रिजल्टेंट ऑफ फॉलिंग रेन। क्योंकि पहले अगर हवा ना चल रही होती तो ये जो रेन है, ये पानी की जो बूंद है वो नीचे की तरफ गिर रही थी, लेकिन अगर हवा चला दी वहां से तो ये शिफ्ट होकर ऐसे गिरने लग जाएगी। थिंक अबाउट इट। पहले यहाँ पर एक पर्सन था वो भीग रहा था, लेकिन अब यहाँ पर एक पर्सन है वो भीग रहा है। क्लियर है। आपसे ये बोला गया है कि किस डायरेक्शन में अगर एक यहाँ लड़का खड़ा होता है उसको अम्ब्रेला को होल्ड करना चाहिए ताकि वो रेन से बच सके। कॉमन सेंस देखे, जो रिजल्टेंट है, अगर रिजल्टेंट के अपोजिट यहाँ पर अगर वैसे अम्ब्रेला होल्ड कर ले तो जो पानी की बूंदे गिर रही है वो उससे बच जाएगा। अल्टीमेटली मुझे क्या निकालना है बच्चों, रिजल्टेंट निकालना है, और ये पर्टिकुलर एंगल निकालना है। अगर मैं सॉरी ये वाला एंगल निकाल लूँ अगर मैं वर्टिकल के साथ, ठीक है, तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, जब मैं ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लूँगा, है ना। अगर मैं बोलूँ कि ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला विद एंगल x डिग्री विद द वर्टिकल, तो वो रेन से बच जाएगा। सही बात है ना। देखो रेन क्योंकि ऐसे गिर रही है, ऐसे गिरे तो उसको अम्ब्रेला को भी उसी डायरेक्शन में से होल्ड करना पड़ेगा ताकि वो इस बारिश से बच सके। अल्टीमेटली आपको क्या निकालना है बच्चों, रिजल्टेंट। और दो वेक्टर क्वांटिटीज आपको दे दी मैंने। क्या दे दी आपको, W दे दिया, मतलब विंड दे दिया, और आपको क्या दे दिया मैंने, रेन। इस डायग्राम को बनाओ और स्टेटमेंट को नोट डाउन करो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये वाला। तो बच्चों अब देखो रिजल्टेंट निकालना है हमने, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab cos थीटा। अल्टीमेटली ये देखो कि विंड और रेन के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, है ना। दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला पूरा फैक्टर जो होगा एलिमिनेट हो जाएगा। cos 90 क्या होता है आपको पता ही है, 0 हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ a² + b² का अंडर रूट। तो जो रिजल्टेंट आप निकालोगे वो क्या आ जाएगा बच्चों, a को आप ले लो 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 144 प्लस 35 का स्क्वायर में लिख देता हूँ सोल्व करके सीधा, या इसको आप सोल्व, शायद ये होता है 1225, देख लेते हैं हम। हाँ ठीक है, 1225 हो जाएगा आपके पास ये, राइट। अब मुझे जब ये सोल्व करना पड़ेगा तो जो मुझे आंसर मिलेगा रिजल्टेंट का, मुझे मिलेगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ बच्चों, आंसर विल बी 37 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इतना क्लियर हो गया कि जो रेन की वेलोसिटी है नीचे गिरने की वो कितनी हो जाएगी, 37 मीटर पर सेकेंड। अब बात आती है कि ये थीटा निकालना है अपने, कि किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करे। तो यहाँ पर ये थीटा निकालने के लिए इसको थीटा लेट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर अगर मैं इस ट्रायंगल को ध्यान से देखूँ, अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ये वाला वेक्टर, ठीक है। ये वाला वेक्टर कितना दे रखा है आपको, 35, और मुझे थीटा निकालना है। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ tan थीटा निकालूंगा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पर थीटा के सामने ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, नीचे वाला। थीटा यहाँ पर है तो सामने वाला एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, यानी कि ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर क्या, 12, और बेस क्या हो जाएगा 35, 12 अपॉन में 35। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, tan इनवर्स 12 अपॉन में 35, राइट। तो इस पर्टिकुलर एंगल पर अगर वो अपना अम्ब्रेला होल्ड करे विद द वर्टिकल, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको ये एंगल किसके साथ है, विद वर्टिकल, है ना, क्योंकि ये विद द वर्टिकल एंगल आपने ले रखा है। अगर आप ये एंगल कैलकुलेट करते फिर आप लिखते विद हॉरिजॉन्टल।
इतना एंगल विद हॉरिजॉन्टल अगर हम अम्ब्रेला होल्ड करें तो रेंज से बच जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम को बस ऐसे आपने क्या ये वेक्टर बनाकर सोल्व करना है और आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ठीक है, एक दो प्रॉब्लम्स पर और आते हैं बच्चों, इसको नोट डाउन करो। सो इस क्वेश्चन में देखो बच्चों जरा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको बोला गया है टू वेक्टर्स बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, दोनों आपस में इक्वल है। लेट अस टेक कि दोनों के दोनों किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ठीक है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए, है ना, ए वेक्टर मतलब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है आपस में। ये ऐसे कुछ दे रखा है आपको कि 10 न्यूटन 10 न्यूटन, ये हो सकता है नॉर्थ हो, ये हो सकता है साउथ हो, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, ए के इक्वल। और जो उनका रिजल्टेंट आया उसका भी मैग्नीट्यूड किसी भी एक वेक्टर के इक्वल है। यानी कि ये कुछ कहानी ऐसी हो गई बच्चों, रिजल्टेंट भी ए के इक्वल है और दोनों वेक्टर भी ए के इक्वल है। मतलब आर इज इक्वल टू ए दे दिया आपको, जो ए का मैग्नीट्यूड है वो तो ए है ही, और बी का मैग्नीट्यूड भी क्या ले लिया हमने, ए ले लिया। ठीक है, सभी की सभी जो आ गए आपके पास 10 आ गए या 5 आ गए। आपको बताना है कि एंगल क्या बन रहा होगा उन दो वेक्टर के बीच में अगर ऐसी कंडीशन है। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। देखो एक बार, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है जनरली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आपने थीटा कैलकुलेट करना है, तो मैं ये बात लिख सकता हूं, देखो आर ए के इक्वल है तो ये बोल दूंगा ए का स्क्वायर, ए तो ए के इक्वल है तो ये रहेगा ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2ab को क्या लिख दूंगा मैं, ए का स्क्वायर इंटू में cos थीटा, है ना। रूट तो यहाँ शिफ्ट कर दिया दोबारा से, स्क्वायर आ गया इसलिए यहाँ पर। अब देखो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और साथ में क्या लगा हुआ है यहाँ पर cos थीटा, और यहाँ पर क्या है बच्चों, a स्क्वायर। अब देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से 2a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा और बाहर क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है बच्चों a स्क्वायर। उड़ा दो a स्क्वायर से a स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 1/2 इक्वल्स टू 1 प्लस cos थीटा, तो ये आ जाएगा -1/2 इज इक्वल टू cos थीटा। अब -1/2 कब होता है, अभी आपको एक पिछला क्वेश्चन कराया था, -1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 120 डिग्री, और सामने की तरफ क्या आपके पास cos थीटा। देखो -1/2 को मैंने क्या लिख दिया, cos 120 डिग्री, और वहाँ पर क्या है cos थीटा, तो थीटा को यहीं पे रखो, ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 120 डिग्री। तो अब यहाँ पर सॉरी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 120 डिग्री। कभी भी आप ये गलती मत करना कि cos से cos ऐसे उड़ा दो, नहीं, ये एक सही तरीका नहीं है इसको करने का। cos इनवर्स cos थीटा जो होता है वो थीटा के इक्वल होता है, ये बात याद रखना। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी आपको कभी भी इन जनरल भी कई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि दो वेक्टर्स भी आपस में इक्वल है, रिजल्टेंट भी उन वेक्टर्स के इक्वल है, तो हमेशा जो एंगल बनेगा बेटा दो वेक्टर्स के बीच में वो 120 डिग्री बनेगा। ठीक है बात, तो दिस इज हाउ यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सी देयर इज अनदर प्रॉब्लम रिगार्डिंग वेक्टर एडिशन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसमें गिवन है बच्चों ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। अब आपको पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट और लीस्ट रिजल्टेंट का मतलब क्या। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट का मतलब है जब रिजल्टेंट हमेशा आपको मैक्सिमम मिले। मैक्सिमम रिजल्टेंट कब मिलता है, a प्लस बी पर, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 0 डिग्री। ये जानने के लिए लास्ट वीडियो देखो जब मैंने ट्रायंगल लॉ, वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम कराया था और आपको स्पेशल केसेस करवाए थे। ठीक है, इट इज आर मैक्सिमम, और आर मिनिमम कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है 180 डिग्री 180 डिग्री, तो तब आपको मिलता है बच्चों a माइनस बी। ठीक है, आपको ये बोला गया है कि a प्लस बी की वैल्यू जो है वो है 29 और a माइनस बी की वैल्यू जो है वो है 5, राइट। ये हो गया ग्रेटेस्ट और लीस्ट रिजल्टेंट। आपको ये बताना है कि अगर इन दोनों वेक्टर्स में अगर मैं 3 ऐड कर दूं और वो दोनों वेक्टर्स नॉर्मली एक दूसरे पर एक्ट करें तो नया रिजल्टेंट क्या होगा। एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं इसको। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स आर 29 and 5 इफ ईच वेक्टर इज इंक्रीज बाय 3 फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ न्यू वेक्टर्स इफ दे आर एक्टिंग नॉर्मली। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली यानी कि हमको क्या थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। अब पहला काम तो ये करना है आपको वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ये कैसे फाइंड आउट करोगे, इक्वेशन बनी पड़ी है, सोल्व कर दो यार इसको। ये हो जाएगा आपके पास 2a इज इक्वल टू 34, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 17। अब b की वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है, देखो a माइनस बी जो है वो है 5 के इक्वल, तो माइनस बी कितना हो जाएगा 5 माइनस 17,
तो बेटा b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 12, राइट। तो आपके पास पहला जो वेक्टर है वो है 17 और दूसरा है वो कितना है 12। अकॉर्डिंग टू कंडीशन मुझे इनको क्या बाय 3 इंक्रीज करना है, बाय 3 यानी कि इसमें भी देखो a+3 कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास मैग्नीट्यूड में 3 जोड़ दो 20, और जब b+3 कर दोगे तो ये हो जाएगा 15। तो नया वेक्टर्स मिल गए आपको। अभी नए वेक्टर्स के बीच में आपको बताने की रिजल्टेंट क्या होगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो दो वेक्टर्स आपको पता है, थीटा आपको पता है, तो दिक्कत किस बात की है। देखो रिजल्टेंट निकालो जरा। फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab cos थीटा। वैल्यू प्लेस करो इसमें जरा। a² की जगह क्या आ जाएगा, देखो जो नया वेक्टर है आपका 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 2a। अच्छा ये cos 90 तो क्या हो जाएगा बेटा, 0 ही हो जाएगा पूरा फैक्टर। आपने सिर्फ यही तो सोल्व करना है। ये कितना हो जाएगा 400 + 225 अंडर रूट, है ना। 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225। सिंप्लीफाई करूंगा तो आ जाएगा अंडर रूट 625। तो रिजल्टेंट कितना है बच्चों 25। दिस इज हाउ यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल है, बस इतना पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट क्या होता है और लीस्ट रिजल्टेंट क्या होता है, और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकालो। फिर उन दोनों में 3 ऐड कर दो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और रिजल्टेंट निकाल दो जब थीटा 90 डिग्री है दोनों वेक्टर्स के बीच में। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चों। आई होप कि आपको समझ आया होगा ये। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं हम। सो बच्चों एक और प्रॉब्लम है आपके सामने। अभी देखो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आप चाहो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 फोर्सेज है, यानी कि जो पहला फोर्स है F1 उसकी वैल्यू दे दी आपको P + Q एंड अदर फोर्सेज P - Q, और आपको ये भी बोल दिया कि जो इनका जो रिजल्टेंट है R वो कितना है √3p² + Q²। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये 2 फोर्स किस एंगल पर एक्ट कर रहे होंगे, राइट। तो सिचुएशन बिल्कुल सिंपल है, देखते हैं। आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो खुद से। अगर मैं रिजल्टेंट निकालूंगा तो वो आ जाएगा आपके पास, देखो सीधा सा फॉर्मूला लगाते हैं, ज़्यादा इसको घुमाते नहीं है। क्या मैं लिख सकता हूँ r² = a² + b² + 2ab cos थीटा। अल्टीमेटली मुझे cos थीटा फाइंड आउट करना है ना, मतलब थीटा फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट आपको दे रखा है 3p² + Q² का अंडर रूट, और स्क्वायर कर दूंगा तो ये क्या बचेगा, सिर्फ 3p² + Q² = a² p + Q का होल स्क्वायर प्लस b², b कितना p - Q का होल स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा प्लस 2ab, 2 इंटू में p + Q और p - Q, राइट। और साथ में क्या आ जाएगा cos थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो इसको एज इट इज लिखो यहाँ पर 3p² + Q² = p + Q का होल स्क्वायर, p² + Q² + 2pq, नेगेटिव का साइन, सॉरी प्लस का साइन है, ये आ जाएगा p - Q का होल स्क्वायर, p² + Q² - 2pq, राइट। सीधा सीधा मैंने आइडेंटिटी ओपन करी है बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये। प्लस 2 a + b a - b किसके इक्वल होगा, p² - Q² के इक्वल, और साथ में क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर बच्चों cos थीटा। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ, अब देखो यहाँ पर कैसे इसको कर सकते हैं हम। देखो ये p² है, यहाँ पर भी p² है और यहाँ पर भी एक p² आएगा, राइट। तो इसको दोबारा से एक बार लिखते हैं हम p²। अभी यहाँ तक इसको सोल्व कर लेते हैं, काम करते हैं ना, यहाँ तक इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। p² + p² कितना हो जाएगा 2p², Q² + Q² हो जाएगा प्लस 2Q², 2pq - 2pq कैंसिल हो जाएगा। तो सोल्व करके ये आ गया बच्चों, है ना। इन दोनों को ऐड कर दिया और इन दोनों को ऐड कर दिया। अब यहाँ पर क्या है प्लस 2p² - 2Q² cos थीटा, ये फैक्टर आ गया। और यहाँ पर 3p² है प्लस Q² है, राइट। तो अगर मैं ऐसा करूँ, इनको यहाँ शिफ्ट कर दो, देखो 2p² इधर आएगा तो 3p² में से माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ यहाँ पर p²। सिमिलरली Q² यहाँ पर है, राइट, और यहाँ पर 2Q² है। जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -Q²। अब उधर क्या बचा आपके पास 2p² - 2Q², बाहर क्या आपके पास cos थीटा। अल्टीमेटली अगर मैं बोलूँ तो इसमें से 2 को कॉमन ले सकते हो, तो 2 को कॉमन ले लो यहाँ पर, राइट। इसको इसके नीचे ले आओ तो 1 बचेगा, तो 1 = 2 cos थीटा।
देखो ना, अगर मैं इसको ऐसे देखूं, इससे उड़ा सकता हूं यहाँ पर, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 1/2, अगर आपको विजिबल हो यहाँ से ध्यान से देखो, राइट। और 1/2 कब होता है cos 60 पर, तो मैं लिख दूंगा cos 60 इज इक्वल टू cos थीटा, है ना। 1/2 को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर cos 60। तो बच्चों यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधा सीधा लिख दो 60 डिग्री। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, सिर्फ कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं था। बट हाँ, वैरायटी, अगर आप ऐसी चीज देखकर आपको थोड़ा सा मतलब लाइक माइंड में कंसेप्ट ना आए, तो आपको इसलिए मैंने क्वेश्चन करा दिया, बट क्वेश्चन कराने वाला नहीं था, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब आगे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम। सो ये वाला क्वेश्चन जो है बच्चों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लो जरा। पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, सिर्फ स्टेटमेंट देखो। रिजल्टेंट ऑफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज आर वेक्टर। इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ डायग्राम बना दिया कि भाई पी वेक्टर ये रहा, क्यू वेक्टर ये रहा, और इनका रिजल्टेंट कितना है आर वेक्टर, और दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है थीटा। क्लियर है बात ये वाली। चलो, उसके बाद आपको बोल दिया गया ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ क्यू वेक्टर, मतलब क्यू वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स करनी है। पहले क्यू वेक्टर ऐसे था, इसको घुमाकर नीचे ले आओ तो ये नीचे आ जाएगा ऐसे। अब ठीक है, अगर क्यू वेक्टर ना लगाकर मैं इसको माइनस क्यू वेक्टर लगाऊं तो बिल्कुल ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड में लिखोगे तो आप क्यू लिख सकते हो, ठीक है। पहले ये इस तरफ था, ऐसे मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, देखो पहले ये ऐसे एंगल बन रहा था, ये वाला है ना, ये क्यू वेक्टर है, तो इसके बिल्कुल अपोजिट ये वाला क्या होगा, माइनस क्यू वेक्टर, राइट। तो इसका रिजल्टेंट एस वेक्टर हो गया, ठीक है। पहले आर वेक्टर था, इसकी डायरेक्शन अगर घुमा दी तो एस वेक्टर हो गया। अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखना बच्चों, देखो समझो इस चीज को। अगर मैं बोलूं कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल अभी कितना है बच्चों, 30 डिग्री, ठीक है। और ये वाला एंगल बचा हुआ कितना होगा, 30 डिग्री है, तो ये कितना हुआ 150 डिग्री, ठीक है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, इसको अगर मैं ऐसे बना लूं, अब खुद सोचो, अगर ये 150 था, ये 30, तो ये 30, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 150 डिग्री हो जाएगा। क्या ये वाला एंगल रिवर्स करने पर 180 माइनस थीटा बन रहा है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का पहले एंगल अगर 30 डिग्री था, डायरेक्शन रिवर्स करने पर हमेशा जो एंगल मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, 180 माइनस थीटा, राइट। तो ये चीज का भी आपको पता होना चाहिए। एक इसको आप थोड़ा सा विजुअलाइज कर लो, मैंने कैसे किया, देखो पहले 30 डिग्री, राइट, इसको घुमाकर ऐसे कर दिया। अब ये मुझे ये वाला एंगल बताना है, ये वाला पूरा एंगल, ये 30 है, ये वाला कितना था 150 डिग्री, ये वर्टिकल अपोजिट 30, तो ये 150, ये भी क्या हो जाएगा आपके पास 150, राइट। तो मैंने डायग्राम में चेंज कर दिया। अब देखो पहले एंगल दोनों के बीच में था थीटा, अब कितना हो गया 180 माइनस थीटा। आपको ये चीज प्रूफ करनी है कि आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर ट्वाइस होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का। देखो कैसे करोगे, इस सिचुएशन में अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं तो ये क्या आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी और क्यू वेक्टर है ना, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, देखे एस स्क्वायर, रिजल्टेंट क्या है इसका एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस 180 माइनस थीटा आ गया। अब ये प्रॉपर्टी याद कर लो, कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू कॉस थीटा। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिल रहा है, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो अल्टीमेटली आई हैव टू ऐड बोथ द इक्वेशंस, राइट। तो यहां पर आर स्क्वायर है, यहां पर क्या एस स्क्वायर है, ऐड कर दो भाई। ऐड करने से आपको मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, वहां पर से ऐड करना स्टार्ट करो, प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू कॉस थीटा। और आपको समझ आ रहा है ये प्लस वाले से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। ये क्या है, पी स्क्वायर 2 बार है, क्यू स्क्वायर 2 बार है, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। और यही तो आपको प्रूफ करना था, राइट। तो इसमें नई बात ये सीखने को मिली, ये 180 माइनस थीटा वाला कंसेप्ट, राइट। इसको नोट डाउन करो बच्चों जल्दी से, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं वेक्टर्स के, इनको भूलना मत। तो चलो बच्चों कुछ अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब वेक्टर एडिशन में 2 बातें आप ध्यान रखना, ठीक है। पहली बात कि वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, अगर मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जोड़ूं या मैं वी वेक्टर प्लस ए वेक्टर को जोड़ूं तो दोनों हमेशा मुझे इक्वल मिलेंगे। जैसे कि आपको नॉर्मल अलजेब्रा में मिलता है 4 + 3 क्या होता है 7 और 3 + 4 क्या होता है 7। इस तरह से यहाँ पर भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर मैं बोलूँ एक वेक्टर है 10 और दूसरा वेक्टर है 12,
ठीक है, जो ऐसे एक्ट कर रहे हैं। अगर आप इसको ए वेक्टर ले लो, इसको बी वेक्टर ले लो, रिजल्टेंट निकालो, तब भी आपको वही मिलेगा जब आप इसको रिवर्स करके निकालोगे, है ना। अल्टीमेटली वैल्यू आपको सेम मिलेगी। जैसे कि अगर मैं ऐसे बोलूँ मतलब इसको अगर मैं ऐसे सोल्व करूँ 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, या इसको मैं ऐसे सोल्व करूँ 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, दोनों केस में मुझे आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो वेक्टर एडिशन को बोलूँगा कि ये कॉम्यूटेटिव है। a प्लस बी वैक्टर की बात करूँ या b प्लस ए वैक्टर की बात करूँ, दोनों की दोनों सेम है। इसी तरह से ही दूसरी प्रॉपर्टी वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव भी है, यानी कि a वेक्टर प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी वेक्टर, पहले आप b प्लस सी को सोल्व करके बाद में a जोड़ दो, या a प्लस बी को पहले सोल्व करके बाद में उसमें c वेक्टर ऐड कर दो, दोनों केस में आपको रिजल्ट सेम मिलेगा, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी ऑफ वेक्टर, या मैं बोल सकता हूं कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको पूरी मैकेनिक्स में आप यूज करोगे, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के कंपोनेंट्स की हमको जरूरत क्या है, पहली बात तो हमको ये बता देता हूं मैं आपको कि कंपोनेंट्स का मतलब ही क्या होता है। देखो सुनो ध्यान से, एक सीधा सा एग्जांपल देते हैं हम। यहां पर हमने एक पुली लगा दी, पुली के साथ हमने यहां पर एक स्ट्रिंग बांधी, स्ट्रिंग मतलब एक मान लो धागा या आप वायर बोल सकते हो। यहां पर एक ब्लॉक है बच्चों 5 kg का। अगर मैं ऐसे नीचे खड़ा होकर इस पर फोर्स लगाऊं, ठीक है, मैं इसको नीचे अपनी तरफ खींच रहा हूं, तो ये ब्लॉक ऑब्वियसली सामने की तरफ मूव करेगा, इसकी एक्सेलरेशन सामने की तरफ होगी। लेकिन अगर मैं यहां पर 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसको सामने की तरफ 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, क्योंकि 10 न्यूटन फोर्स तो यहां पर लग रहा है। सामने की तरफ इस 10 न्यूटन का एक कंपोनेंट एक्ट कर रहा होगा, जिसको बोल सकता हूं मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जरूरत मुझे यहां पर पड़ी। समझ पा रहे हो? देखो मैं तो फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा हूं और ब्लॉक जा रहा है सामने की तरफ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं 10 न्यूटन से फोर्स लगा रहा हूं तो यहां पर इस पर 10 न्यूटन ही फोर्स सामने की तरफ लग रहा है, नहीं, सामने की तरफ मैं इसका कंपोनेंट यूज करूंगा। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि मैंने पत्थर को ऊपर फेंक दिया हवा में, अब पत्थर ऊपर भी जा रहा है और सामने भी जा रहा है, तो मैं बोलूं कि मैंने इसको 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि सामने की तरफ ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, नहीं, क्योंकि पत्थर ऊपर भी तो जा रहा है, पत्थर ऊपर भी तो जा रहा है, राइट। तो आपको क्या कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए। तो कंपोनेंट्स आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई वेक्टर को जब भी मैं दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजोल्व कर दूं, जैसे कि अगर कोई ए वेक्टर ऐसे एक्ट कर रहा है, अगर मैं उसका यहां पर अलोंग वर्टिकल और अलोंग हॉरिजॉन्टल वैल्यू निकाल दूं, तो इनको बोलूंगा कि भाई ये क्या कंपोनेंट्स है वेक्टर के। जिस वेक्टर के साथ रिजल्टेंट, जैसे कि यहां पर ए वेक्टर क्या रिजल्टेंट है, एंगल बनाएगा, इस कंपोनेंट को बोलता हूं मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अभी धीरे धीरे आप समझ जाओगे ये बात। और जिस वेक्टर के साथ रिजल्टेंट का एंगल 90 माइनस थीटा का होगा, उसको बोलूंगा मैं क्या, वर्टिकल कंपोनेंट। अब सिंपल और सरल भाषा में देखो जरा, अगर मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं कि भाई ये पुली है, यहां पर ब्लॉक है, यहां पर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे है, ठीक है, और यहां पर एंगल बन रहा है थीटा, और मैं फोर्स लगा रहा हूं यहां पर 10 न्यूटन नीचे की तरफ, तो मैं बोलूंगा ये जो है फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। दिस विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस विल बी वर्टिकल कंपोनेंट, बिकॉज मेरा जो रिजल्टेंट है जहां मैं नेट फोर्स लगा रहा हूं वो क्या, थीटा एंगल बना रहा है यहां इसके साथ, राइट। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो बच्चों, राइट। अब देखो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि क्या होगी। देखो थोड़ी बड़ी पिक्चर में समझते हैं इसको मैं बोल रहा हूं ए वाई। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं बच्चों वेक्टर फॉर्म में, तो गलत तो नहीं होगा। ए वाई अलोंग वाई जो हम डायरेक्शन लेते क्या लेते हैं, जे कैप, है ना। जे कैप डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और इसको मैं क्या बोल रहा हूं, ए एक्स आई कैप, है ना, कि जो ये ए एक्स कॉम्पोनेंट मतलब ए एक्स जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन क्या अलोंग एक्स एक्सिस है। इसको हमने नाम दे दिया एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस नाम दे दो, ठीक है। रिजल्टेंट क्या है आपका, ये रिजल्टेंट को ले लिया ए, इस तरह से इसको बना लेते कंप्लीटली, और दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। दिस इज ए वेक्टर वेक्टर वेक्टर। अब मुझे बेटा ये एक्स फाइंड आउट करना है, तो एक्स फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, इसकी प्रोजेक्शन अगर सामने ड्रॉ करूं मैं, तो ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा आपके पास, ध्यान से देखो ए वाई,
मुझे अगर इस ay की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूं? देखो मुझे पता है कि ये क्या आपका a वेक्टर है ना, इस ay को कैसे निकाला जा सकता है? थीटा ये है तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो जाएगा बेस। तो ट्राइंगल लो आप, मान लो इसको हम दे देते हैं नाम पी ओ क्यू। इस ट्राइंगल में अगर मैं साइन थीटा निकालूं, साइन थीटा का मतलब क्या होगा बच्चों? परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या आपके पास ए वाई, हाइपोटेन्यूज क्या आपके पास ए। तो बेटा ए वाई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? ए वेक्टर साइन थीटा, अगर मैं ऐसे लगा दूं, ठीक है, ए वेक्टर साइन थीटा, राइट। तो वर्टिकल कंपोनेंट को आप सीधा सीधा लिख सकते हो, इट विल बी ए साइन थीटा या ए वेक्टर साइन थीटा अलोंग जे कैप। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट वर्टिकल कंपोनेंट। अब इसका मैजिक समझाऊंगा मैं। ऐसे अगर मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना होता तो मैं ऐसे करता, देखो इसको यहां पर ड्रॉ कर दो ऐसे, ठीक है। अब अगर ये थीटा है तो बच्चों ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। ये हो गया 90 डिग्री। मुझे क्या निकालना है? AX निकालना है ना, ये AX निकालना है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में ये हो गया O, इसको नाम दे रखा हमने क्या? इस ट्रायंगल को नाम दे रखा हमने यहाँ पर P, OP, और इसको नाम दे दो चलो R। तो OPR में बच्चों दिस cos थीटा विल बी इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ध्यान से देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। बेस में AX है आपके पास, तो AX, हाइपोटेन्यूज कितना आपके पास A, और यहां पर क्या आ जाएगा cos थीटा। तो यानी कि बच्चों AX की वैल्यू क्या आएगी? A वेक्टर cos थीटा। तो जब भी मैं वेक्टर को रिजोल्व करूंगा तो वेक्टर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हमेशा क्या होगा? A cos थीटा मैग्नीट्यूड में, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? A sin थीटा। तो इनको मैं बोलता हूं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। इनको यूज कैसे करते हैं अब ये देखते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि ये सब समझने के, ठीक है। ड्राइव करना आगे, क्योंकि आपने अल्टीमेटली ए साइन थीटा, ए कोस थीटा, ये चीजें यूज करनी है, ठीक है। तो फिजिक्स में कैसे अप्लाई होगा, कहां अप्लाई होगा, वो मैं आपको बताता हूं। अब ध्यान से देखो जरा, अब जरा इस क्वेश्चन पर आओ जरा। पुली के जरिए मैं एक ब्लॉक को खींच रहा हूं नीचे की तरफ। देखो मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं 100 न्यूटन से। मुझे बताओ सामने की तरफ एक्सेलरेशन क्या होगी इस ब्लॉक की? अब आपको थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक चीज देखो, सामने की तरफ एक्सेलरेशन पूछिए, यानी कि इस डायरेक्शन में मुझे फोर्स निकालना पड़ेगा पहले तो, है ना, कि सामने की तरफ कितना फोर्स लग रहा है। अगर ये 100 न्यूटन है और एंगल बन रहा है 60 डिग्री, रिजल्टेंट हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ एंगल बनाता है। तो यानी कि ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों? F cos थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों? F sin थीटा। मुझे वो बोला है कि सामने की तरफ बताओ, तो मैं इस F की जगह क्या लिख दूंगा यहाँ पर बच्चों? F cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि इस फोर्स का इफेक्ट है सामने की तरफ। और मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना आता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब क्या है? वेक्टर इनटू में cos थीटा, राइट। तो F cos थीटा, एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। F कितना है? 100 न्यूटन। तो मैं कर दूंगा 100 इंटू में cos 60 डिग्री इक्वल्स टू मास आपको दे रखा है 100, और एक्सेलरेशन कितनी आ गई बच्चों? मल्टीप्लाई बाय a कर दो, ये 100 से 100 उड़ा दो, cos 60 होता है 1/2। तो आपको पता लग गया बच्चों कि एक्सेलरेशन कितनी होगी? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द लाइक एप्लीकेशन ऑफ कंपोनेंट्स। अब ऐसे ही मैं आपसे देखो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। अब देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं बच्चों कि सपोज यू आर स्टैंडिंग हियर ऑन द ग्राउंड, आपने एक बॉल को फेंका, बॉल ऐसे ग्राउंड पे गिरी, ठीक है। आपने जो बॉल को फेंका था, सपोज करो वो 30 डिग्री पर फेंका था, ठीक है। और मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट विल बी velocity of ball at highest point, राइट। आपको बताना है कि जब ये बॉल को सामने फेंका इस हाईएस्ट पॉइंट पर, मतलब मैक्सिमम हाइट पर, इस बॉल की वेलोसिटी क्या थी? सोचो जरा, दिमाग लगाओ, देखते हैं कि कौन बच्चा इसको सही टैकल कर पाएगा। अच्छा ये मैं आपको बताना भूल गया, यहां पर ये भी देख लो। बॉल को फेंक रहे हैं, मान लो हम 10 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड से फेंका। बताओ कि बॉल की मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या होगी इस मोशन में? तो अगर आप बच्चों ने ये सोचा कि भाई सर मैक्सिमम हाइट पर तो वेलोसिटी 0 होगी, तो इसका आंसर 0 होना चाहिए, तो यहां पर आप गलत हो। देखो ध्यान से, ये बॉल सामने की तरफ जाकर ऐसे नीचे गिर रही है, इससे बॉल ऊपर नहीं जा पा रही, यानी कि मैं बोलूंगा वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, यानी कि v sin थीटा 0 है, वो ऊपर नहीं जा पा रही है। बट
इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है उस वक्त सामने की तरफ। अब अगर वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा तो यानी कि प्योरली रिजल्टेंट क्या होगा वेलोसिटी का, सामने की तरफ ही होगा। तो रिजल्टेंट, और देखो यही डायरेक्शन है रिजल्टेंट की, यही डायरेक्शन है Vx की, तो Vx की वैल्यू क्या आ जाएगी, रिजल्टेंट इंटू में cos थीटा। एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री, तो cos 0 क्या होता है 1। तो उस टाइम बच्चों जो Vx होगा वो किसके इक्वल होगा, V के इक्वल, यानी कि जिस वेलोसिटी से फेंका है वही वेलोसिटी यहां पर होगी, क्योंकि प्योरली उस टाइम क्या होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया, राइट। तो यहां पर आपको इन बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है, कंपोनेंट्स में। तो मैं लिख दूंगा कि यहां पर इसके पास सिर्फ प्योरली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड की। क्लियर है। अच्छा एक चीज और समझ लेते हैं अब, अगर मैं आपको बोलता है कि इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी बताओ जब मैं इसको फेंक रहा हूं, देखो अगर मैं इसको 30 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा हूं बच्चों, तो इसका उस वक्त हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा 30 cos 30 डिग्री, यानी कि Vx क्या हो जाएगा V cos 30, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा V sin 30 डिग्री, राइट। तो यहां से मैं ये भी निकाल सकता हूं 30 इंटू में sin 30, और ये भी निकाल सकता हूं 30 इंटू में cos 30। दिस इज हाउ आई कैन रिजोल्व कंपोनेंट्स। इसमें बहुत क्वेश्चंस आएंगे आपके पास इन फ्यूचर, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऐसे ही मैं आपको चलो एक क्वेश्चन और देता हूं बच्चों, देखो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना कि कंपोनेंट्स को यूज कैसे करने हैं। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि कुछ ऐसे समझो आप कि चलो ये देख लो जरा, एक बोब है जिसका मास है m, इस पर डाउनवर्ड वेट कितना लग रहा होगा, ध्यान से देखो जरा, mg लग रहा होगा, है ना, डाउनवर्ड फोर्स। अगर मैं इस बोब को यहां पर ले जाऊं बच्चों, इस जगह पर इसको खिसकाकर मैं यहां पर ले गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो इस बोब का वेट अभी भी mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। मुझे बताओ कि इसका ये वाला कंपोनेंट, देखो अगर ये एंगल मान लो ये 30 डिग्री है, राइट, इसका ये वाला कंपोनेंट बताओ, ठीक है। और कौन सा कंपोनेंट बताओ कि देखो ये ऐसे और एक कंपोनेंट यहाँ नीचे की तरफ ऐसे, इसको खींच रहा होगा वापस, राइट। तो दिस विल बी व्हाट, अब ये mg cos 30 होगा या mg sin 30 होगा, देखे देखो इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर रहा हूं मैं, इस लाइन पर ऐसे mg है तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री, इसी लाइन पर देखो ये mg ऐसे एक्ट कर रहा है तो ये एंगल भी क्या होना चाहिए बच्चों, देखो ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे 30 डिग्री, ये एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। रिजल्टेंट केस का mg, तो मैं यहां पर क्या लूंगा, देखो इट इज 30 डिग्री, वाई, देखो इस लाइन पर ऐसे और ऐसे दो लाइन गिर दी मैंने, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, राइट, ये वाला और ये वाला एंगल सेम होगा 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री। तो मैं बोलूंगा ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, mg cos 30 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा mg sin 30 डिग्री, राइट। तो आपको ऐसे जज नहीं करना भाई हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये वाली है, वर्टिकल लाइन ये वाली है, तो हम उसके अकॉर्डिंग mg cos थीटा ले, नहीं, आपने हमेशा देखना है कि रिजल्टेंट एंगल किसके साथ बना रहे हैं। आपको ये एंगल पता है 30 डिग्री, तो आप इसको लिख दो ऐसे, भाई ये क्या हो जाएगा mg cos 30, राइट, ये क्या हो जाएगा mg sin 30। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला होगा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा इस केस में ये वाला, रिजल्टेंट क्या होगा इसका mg। सो दिस इज हाउ यू कैन रिजोल्व वेक्टर। ये बहुत आएगा आगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे बच्चों ऐसे, ठीक है। तो अभी तो जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, अगली जो मतलब अगला जो लेक्चर होगा उसमें ऐसे बहुत से मतलब हमने क्वेश्चंस करने, और जब मैकेनिक्स कराऊंगा इसके बाद, काइनेमेटिक्स के बाद जो आएगी सीरीज, उसमें पता नहीं आप शायद 100-150 क्वेश्चंस करोगे इन्हीं कंपोनेंट्स के ऊपर बेस्ड, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देखते हैं जरा वेक्टर रेजोल्यूशन का। सपोज मैं आपको अब ऐसे बोल दूं कि भाई ब्लॉक है 10 kg का, यहां पर हमने एक पुली लगा दी, और इस बार मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं कि भी मैं ऐसे इसको खींच रहा हूं, ठीक है, नीचे की तरफ 50 न्यूटन फोर्स से, राइट। और इस बार मैंने आपको ये वाला एंगल दे दिया, ये वाला एंगल 60 डिग्री, राइट, अलोंग वर्टिकल, मतलब ये वाला एंगल दे दिया मैंने आपको क्या 60 डिग्री। और आपसे अगर पूछूं कि बताओ सामने की तरफ एक्सेलरेशन क्या होगी, तब आप क्या करोगे, देखो अगर मैं इसको 60 डिग्री बोल रहा हूं तो आप इसको बाय डिफॉल्ट निकाल दो, ये क्या होगा 30 डिग्री। अब आप चाहो तो जैसे मर्जी कर सकते हो, आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, देखो ऐसे इसको आप ले लो mg cos 30 हॉरिजॉन्टल, इसको ले लो क्या आप mg sin 60, राइट। इस तरह से आप इसको कर सकते थे। अदरवाइज इसको आप कैसे कर सकते थे, देखो अगर ये 60 डिग्री दे रखा है तो आप इसको ऐसे लिख लो mg cos 60 डिग्री, इसको आप क्या लिखोगे mg
देखो इसको क्या लिखोगे आप, mg साइन 90 माइनस 30 डिग्री, 90 माइनस 60 डिग्री, सॉरी, राइट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर ये 60 डिग्री दे रखा है तो अगर आप इसको साइन की फॉर्म में लिखना चाह रहे हो, ठीक है तो हॉरिजॉन्टली अगर इसको साइन की फॉर्म में लिखना चाह रहे हो आप, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो mg साइन 90 माइनस 60। अदरवाइज आप सीधा सीधा क्या करो, इसको 30 डिग्री एज्यूम कर लो, क्योंकि पता ही आपको ये 90 डिग्री है टोटल, ठीक है। ये और इसके बीच में ये 60 डिग्री आपको दे रखा है, तो यहाँ पर 30 डिग्री है, तो सीधा सीधा क्या लगा दो, तो mg cos 30 या लगा दो mg साइन 90 माइनस 60। बात वही है, राइट। तो इन क्वेश्चंस को वैसे तो भी करने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि हमने करना है इन फ्यूचर, बट ये था कि आपको मेरा मेन मोटिव था इस लेक्चर में वेक्टर रेजोल्यूशन समझा दो कि हाँ वेक्टर्स को हम क्या रिजोल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हम इतना ही इसको छोड़ सकते हैं, राइट। एक दो छोटी मोटी चीज़ें आपको और बता देता हूँ, आप लेक्चर को देखते ही रहिए। चलो बच्चों, आपको मैं ये सिखाता हूँ कि जब हम चलते हैं तो चलते वक्त भी कंपोनेंट को मैं कैसे रिजोल्व कर सकता हूँ। देखो जब आप चलते हो तो आपका ये जो आगे वाला पंजा होता है इस तरह से, इसको इमेजिन करना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा। आप आगे की तरफ जा रहे हो, जैसे आप ये आगे की तरफ पुश देते हो, देखो जब आप ऐसे चल रहे हो तो अल्टीमेटली यू आर एक्सर्टिंग फोर्स, दिस फोर्स ऑन द ग्राउंड, जिसकी वजह से आपने फोर्स लिया, आपने एक्शन किया ग्राउंड के ऊपर, आपको क्या मिला, एक रिएक्शन। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, दिस विल बी रिएक्शन, राइट। रिएक्शन ग्राउंड ने दिया ऊपर की तरफ। अब देखो अगर मैं ये वाला कंपोनेंट रिजोल्व करूं और इस एंगल को थीटा मान लूं, तो ये वाला क्या होगा, आर कोस थीटा। यानी कि अगर आप आगे की तरफ जा रहे हो तो उसके लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, आर कोस थीटा। सामने की तरफ फोर्स जो लगा रहा है ना, नॉर्मल रिएक्शन, सामने की तरफ कौन धकेल रहा है, आर कोस थीटा। और आपके जो बॉडी वेट को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके वेट को बैलेंस कर रहे हैं, देखो ये आर कोस थीटा, तो ये क्या होगा आपके पास, आर साइन थीटा। यानी कि मैं बोल सकता हूं चलते वक्त आर कोस थीटा इज हेल्पिंग यू टू मूव फॉरवर्ड एंड आर साइन थीटा इज बैलेंसिंग योर बॉडी वेट। तो ये है आपका कंपोनेंट मैकेनिज्म, किस तरह से आप क्या कंपोनेंट्स को यहां पर रिजोल्व करके ये भी समझ सकते हो कि किस तरह से आप चल रहे हो, ठीक है बच्चों। तो अब कमेंट बॉक्स क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं मैं, कमेंट बॉक्स क्वेश्चन आपको देता हूं, ठीक है। आज देखो वेक्टर रेजोल्यूशन आपको जानना सिर्फ इतना ही काफी था कि भाई ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ए कोस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट है ए साइन थीटा। बाकी जितने भी एग्जांपल दिए ये सारा कुछ आपके पास मैकेनिक्स में दोबारा आएगा। मेरा बस इतना सा मोटिव था कि ये चीजें आप क्या एक बार विजुअलाइज कर सको कि हाँ इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है ना। तो बच्चों आज का जो कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड एंड वुमेन राइड्स अ बाइसाइकिल विद 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, what will be the resultant velocity and in which direction should she hold her umbrella। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई रेन वर्टिकली है और नॉर्थ से साउथ वुमेन जा रही है, या डायरेक्शन सेम तो है। नहीं, आप ऐसा गलती कर सकते हो इसमें कि भाई ये बना दिया आपने कि रेन वर्टिकली नीचे गिर रही है और वुमेन नॉर्थ से साउथ ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है, क्योंकि आपको सिर्फ ये लगता है कि हमेशा नॉर्थ ये हो सकता है, साउथ ये होगा, ईस्ट ये होगा और वेस्ट ये होगा। अब जहां पर आप खड़े हो या जहां पर आप बैठे हो, क्या नॉर्थ ऊपर है आपके, ऊपर तो स्काई है, ठीक है। तो आपको इसको थोड़ा 3D में विजुअलाइज करना पड़ेगा। आप देखो रेन तो नीचे की तरफ गिर रही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो ये जो नीचे की तरफ एरो बनाओगे इट विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन। अब इस साइड को आप नॉर्थ ले लो, इस साइड को आप साउथ ले लो, राइट, जैसा आपको ठीक लगे आप, वरना इसको साउथ या इसको नॉर्थ ले लो, डिपेंडिंग ऑन यू कि आप कैसे साइन कन्वेंशन ले रहे हो। जो वुमेन जा रही है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, वो ऐसे जा रही है, दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ वुमेन, राइट। अब आपको यह बताना है कि भाई बारिश से बचने के लिए उसको किस डायरेक्शन में अपना अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए और रिजल्टेंट क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा कि कौन इस क्वेश्चन को कर पाएगा। और इस चैनल में बच्चों अब ये 3 वीडियोस डल चुकी है वेक्टर की, जिसमें वेक्टर एडिशन ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया है। हालांकि कॉम्पिटिटिव के लिए मैं एक अलग से लेक्चर जरूर बनाऊंगा आप बच्चों के लिए। और अब तक जो बच्चे वेक्टर शुरू नहीं किए हैं तो वो प्लीज़ 4.1 से स्टार्ट हो जाओ। और अभी आपके स्कूल में शायद यूटीज चल रहे होंगे और उसमें पहले 3 चैप्टर्स आने हैं, ठीक है। तो आप इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस डल चुकी है आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हो, इस वीडियोस को शेयर कर सकते हो और इस चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहो बच्चों। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और 3D में वेक्टर्स को कैसे रिजोल्व किया जा सकता है। तो बच्चों इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। कमेंट बॉक्स क्वेश्चन का आप आंसर जरूर करना और मिलता हूँ आपसे मैं अगले लेक्चर में।